Hello student, hope you are doing good, and in today's session we are going to see our writer from unit 5, George Bernard Shaw. So first of all, let's have an introduction of him. So you can see he is born in 1856 and his death occurred in 1950. एंड अगर मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करूं तो ये यंगेस्ट चाइल्ड थे सिविल सर्वेंट के। इनके पिता का नाम था जॉर्ज कार्ड शॉ एंड मदर नेम इज लूसियंडा एलिजाबेथ शॉ। इनका जन्म होता है डुबलिन में। डुबलिन इज इन आयरलैंड। और इफ़ आई टॉक्ड अबाउट तो ये 26 जुलाई 1856 को इनका जन्म होता है, सैटरडे को। और इनके पेरेंट्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट पेरेंट्स थे। ही वॉज एन आयरिश ड्रामाटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जॉन बर्नार्ड शॉ की नेशनैलिटी क्या थी। तो ही वॉज एन आयरिश। ओके। एंड एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट टू हैव बीन अवॉर्डेड बोथ। देखिए, ये पहले ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिन्हों नोबेल प्राइज भी मिला है और ऑस्कर भी मिला है। और ये बहुत बड़ी बात होती है ना, नोबेल और ऑस्कर आप देखेंगे किसी को भी नहीं मिलता है, बट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल भी मिला है। नोबेल कब मिला है? 1925 में। और ऑस्कर कब मिला है? 1938 में, फॉर हिज वर्क ऑन द फिल्म ऑफ हिज प्ले। इनकी जो एक प्ले है उसके ऊपर फिल्म भी है, उसका नाम है पैगमिलियन। ओके, आर यू क्लियर विथ इट? ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म्स एंड द मैन अ प्लीजेंट प्ले बाय बर्नार्ड शॉ। ओके, ये यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। ही बिकेम द डेडिकेटेड सोशलिस्ट एंड अर्ली मेंबर ऑफ द फेबियन सोसाइटी। एक फेबियन सोसाइटी थी वहाँ पे, और ये अर्लीस्ट मेंबर थे उसके। और इन्होंने इस सोसाइटी के लिए बहुत सारी स्पीचेस लिखी हुई हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द को फाउंडर ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये एक को फाउंडर भी रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के। और इफ़ आई टॉक अबाउट द सन 1895। ओके, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सन, बट you have to know that he is the co-founder of the London School of Economics and Political Science. He wrote almost 60 plays with the social problems. इन्होंने टोटल 60 plays लिखी हैं सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। ही वर्कड एज अ क्लर्क। इन्होंने क्लर्क की तरह भी काम किया है, कैशियर भी थे डुबलिन में, है ना। ही बिकेम द क्रिटिक ऑफ आर्ट व्हेन स्पॉन्सर्ड बाय विलियम आर्चर। इनको स्पॉन्सर्ड किसने किया था? विलियम आर्चर को। और ये फिर वहाँ से इनको सक्सेस मिलती है। ही ज्वाइन द रिव्यूइंग स्टाफ ऑफ द पॉल मेल गैजेट। ओके, एक गैजेट होता है ना, बजट जैसे होता है वैसे गैजेट, 1885 में। तो रिव्यूइंग स्टाफ इस गैजेट में इन्होंने ज्वाइन किया। देयर ही रोट अंडर द पेसोडियम। इनका एक अदर अनदर नाम है, ये बहुत कम लोग जानते हैं ना, अंडर द एक और नाम से, कॉर्नोडी बसीटो, है ना। बिकॉज इट साउंडेड यूरोपियन एंड नो बडी न्यू डेट what कॉर्डिनो बसीटो was। एंड अगर कोई डेप्थ क्वेश्चन आता है आप इजीली कर लेंगे। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स इज अ शॉर्ट कॉमेडी बाय द, एक शॉर्ट कॉमेडी है बहुत फेमस, द डार्क लेडी ऑफ सोनेट्स। ओके, ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी। He established himself as a leading theatre and music critical writing review of the Saturday Review। ओके, एक चीज़ थी, एक इनका रिव्यू था सैटरडे रिव्यू करके, जिसमें ये क्रिटिसाइज करते थे राइटिंग को, है ना, रिलेटेड टू लीडिंग थिएटर एंड म्यूजिक। ओके, तो बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, देखते हैं कौन कौन से। सैटरडे रिव्यू है नंबर 1। ओके, उसके बाद ड्रामेटिक रिव्यू है, डेट आई हैव ऑल्सो मैंशनड, आर कॉर्नर, द पॉल मैन गैजेट, द वर्ल्ड, द स्टार। ठीक है, सो मैनी रिव्यूज़ ही है पब्लिश्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर हम स्पाउस की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था चैरिटी पाइन। ओके, शी इज़ ऑल्सो आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इनका ये टाइम पीरियड है। शॉ बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग नॉवेल्स, बट ऑल 5 ऑफ द नॉवेल्स
प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। इन्होंने शुरुआत में ये 5 नॉवेल्स लिखी थी बट दे आर अनसक्सेसफुल, दे डोंट गॉट सो मच सक्सेस। उन नॉवेल्स का नाम देख लेते हैं। इमेच्योरिटी 1879 में लिखी थी, विक्टोरियन पीरियड में, है ना। चैसल ब्रियॉन्स प्रोफेशन, एन अनसोशल सोशलिस्ट, द इनरेशनल नॉट, लव अमोंग द आर्टिस्ट, सब पांचों की पांचों फ्लॉप थी। और ये जब एज 25 थे ये वेजिटेरियन बन गए थे, इन्होंने पूरी तरह से ही वेजिटेरियन को अपना लिया था, है ना। और इनकी मृत्यु कैसे होती है, किडनी फेल हो जाती है इनकी 2 नवंबर 1950 को। ओके, एक वर्क है इनका, विडोवर्स हाउस, 1892 में लिखा था, है ना, जिसमें मिसेस वॉरेन प्रोफेशन के बारे में बताया था और इसको अनप्लीजेंट प्ले का टाइटल दे दिया था, टैग दे दिया था। द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन्स, कैंडिडा, यू नेवर टेल मी आर द प्लीजेंट प्ले। सो आई हैव मेंशन्ड ऑल द प्लीजेंट प्ले एज वेल एज नॉन प्लीजेंट प्ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीजेंट प्ले कौन कौन से थे, द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, you never can tell। okay, if I talk about the unpleasant play, unpleasant मतलब जो आपको, मतलब प्लीजेंट मतलब क्या, एक आप जॉय से भर दोगे, कोई मॉरल ड्यूटीज आपको बहुत पसंद आएगा। तो उसमें थे विडवर्स हाउस, द फ्लंडरर एंड मिसेस वेरन प्रोफेशन। दीज टू आर कॉल्ड एज द अनप्लेजेंट प्ले ऑफ GB शॉ, वेयर एज द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू नेवर टेल मी द प्लीजेंट, these are the pleasant play। I hope you are very clear to it। कैन वी मूव फर्दर? यस। तो इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। द ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, 1932, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न पीरियड में आ चुके हैं अब। इनकी जितनी भी विक्टोरियन पीरियड में थी वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं थी, बट जो भी मॉडर्न पीरियड के इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज प्लेस लिखी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। देन अ मेराकुलस रिवेंज इज देयर। अब नाउ टॉक अबाउट द dramas of the GB Shaw, then we have play is unpleasant। ठीक है, अनप्लीजेंट प्ले इन्होंने खुद ही नाम लिख दिया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। विडोवर्स हाउस, पब्लिश इन 1892, द फ्लेंडरर, मिसेस वेरन प्रोफेशन, दीज आर दी अनप्लीजेंट प्ले। ओके, आई हैव ऑल्सो मेंशन सम डिटेल्स दैट यू नो। देखिए जो ये मिसेस वेरन प्रोफेशन था जो इसको पब्लिश 1893 में कराया था, इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले। एक प्रॉब्लम प्ले होता है। टाइटल रिफर्स टू अ प्रोस्टिट्यूशन, इसमें प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है ना कि क्या है वही सारी चीज़ें। द प्ले बेसिकली सेंटर्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें कैरेक्टर्स के नाम देखें तो मिसेस वॉरेन होती हैं, अ ब्रदर ओनर एंड हर डॉटर होती है वेवी। ठीक है, डॉटर का नाम होता है वेवी, हु फाइनली कम टू नो दैट हर मदर इज रनिंग अ चेन ऑफ ब्रोथेल्स, मतलब वही आप समझ रहे हैं ना, जो वो धंधा वाली लड़कियां होती हैं, दैट सेम थिंग। इनिशियली शी इज हॉरिफाइड बट देन शी कंसिडर हर मदर एज अ चैम्पियन, बट उसकी जो बेटी है वेवल, उसको ये मदर को अपनी चैम्पियन कहती है। विवान टेक्स अ जॉब व्यूइंग नेवर टू मैरी एंड डिसऑन हर मदर, बट लेटर वी कॉल, वो एक जॉब कर लेती है और फिर वो कभी भी शादी नहीं करती है और अपनी माता को भी छोड़ देती हैं। ठीक है, प्ले प्लीजेंट, ठीक है, जो अम्यूज करने के लिए ऑडियंस को लिखते हैं हम, है ना, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन सबसे पहला वर्क, और यही तो हमारे सिलेबस में मेंशन है ना, आर्म्स एंड द मैन। तो अब चलिए जानते हैं आर्म्स एंड द मैन के बारे में। सो इट इज़ अ कॉमेडी बाय शॉ एंड द फर्स्ट कॉमिकल सक्सेस, वेरी पॉपुलर वर्क आर्म्स एंड द मैन। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ वर्जिल एनियाड इन लैटिन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, वर्जिल की एनियाड जो बहुत फेमस वर्क है वहाँ से लिया गया है इसका टाइटल, आर्म्स एंड द मैन, है ना। देन वी हैव, इसका ये नाम है, आप देख सकते हैं, आर्मा वेरुमेंक्यू कैनो, आर्म्स मैन आइसिंग। ओके, द प्ले टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 1885 सर्बियो बल्गेरियन वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। आर्म्स इन द मैन में दो बार वार के बारे में बताया गया था, मतलब दो देशों के बीच में वार हो रही थी। नेम इज सर्बो बल्गेरियन वॉर। ओके, अगर हम हीरोइन का नाम बोले तो रायना पेटकॉफ इज द यंग बुल्गेरियन वुमन हु इज एंगेज्ड विद सर्जियस सेरेनॉफ, वन ऑफ द हीरोज ऑफ दैट वॉर, whom she idolized।
This play is a part of Shaw's Play Presents volume, which also includes his brother other popular play like ये बहुत ही पॉपुलर प्ले तो था ही, उसके साथ ये जो प्ले है कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, द मैन ऑफ डेस्टिनी, इनके साथ इसका नाम गिना जाता है। देन वन नाइट अ स्विस मर्सेंटरी सोल्जर इन सर्बियन, देखिए इसकी कहानी मैं जिस्ट में बताता हूँ। एक स्विस दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, है ना, सर्बियो एंड बुल्गारिया। तो यहाँ पे जो रायना पेटकॉफ होती है हीरोइन, है ना, उसकी उसकी एंगेजमेंट हुई होती है और वो शादी होने वाली होती है, बट उसके रात में उसके रूम में आता है एक स्विस मर्चेंट सोल्डर, ठीक है, जिसका जो रहता है कैप्टन ब्लुंचेस्ली। ओके, ये रायना पेटकॉफ के रूम में घुस जाता है और बोलता है तुम किसी को मत बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बचने आया हूँ, मुझे ये जो सामने वाली ओपोजिशन कंट्री है वो मुझे ढूंढ रही है। तो इसकी ये रायना पेटकॉफ मदद करती है और इसे अपने जो पिता हैं उनके भी कपड़े देती है पहनने, और उन्हें अच्छे से खातिरदारी करके फिर अपनी माँ को बताती है और ये दोनों मिलकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। बट जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है तब ये वापस से आता है और ये फिर लास्ट में जो रायना पेटकॉफ है इसकी इससे शादी हो जाती है। ओके, द वॉर एंड्स विद द बुल्गारियन सर्बियन सिग्नेटरी ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन होती है। और I have already told you, Sergius returned to Rhina by Loca, tells Sergius that Rhina is protected by the Bluntschli, thus Sergius proposes Melis to Loca। ओके, और एक और बंदा होता है सर्जियस, जो सर्जियस ही शादी करना चाहता है रायना से, बट ये उसकी नौकरानी लोका के साथ शादी कर लेता है लास्ट में। दिस इज द जिस्ट ऑफ द प्ले। ऑन यूट्यूब देयर आर सो मेनी वीडियोस, यू कैन हैव वॉच इट। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन वेरी ब्रीफ। सो आगे देखते हैं। रायना टेल्स ब्लुंचेस्ली शी लेफ्ट अ फोटोग्राफ ऑफ हर्सेल्फ इन कोट पॉकेट एंड स्क्रिप्ट टू माई चॉकलेट क्रीम शोल्डर, इट वॉज रिटन बाय मिस्टर पेटकॉफ कॉट, है ना। तो रायना ब्लुंचेस्ली को बोलती है, एक फोटोग्राफ छोड़ देती है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, important information, as Luca convinced Sergius that Raina totally loves Blunche, है ना, ये जो सर्जियन शोल्डर होता है। और Sergius challenges Bluntschli, avoid fighting. Sergius and Raina broke their engagement. I have already told you in the brief. Major Paul Petkoff, Raina's father, discovers the portrait in the pocket of housecoat, but Raina and Bluntschli remove it before his fight set again. Bluntschli is married Raina Petkoff, और इसके साथ ये पोएम खत्म हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल अ शोल्डर बाय द इनसाइड ऑफ हिज हॉस्टर्स and cartridge boxes. The young one carry pistol cartridge, the old one grub. Okay, so now this is all about. So now we have general questions and answer. अब इसको थोड़ा सा जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। General questions and answer. What are the major themes in Arms and the Man? The play explores themes such as, अब themes के बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले द प्ले एक्सपोज themes such as reality of war versus romanticized heroism, class distinction, love, marriages, practical realism. These are the themes in the Arms and the Man. Okay. So now we have another question. How does arms, अब देखिए मैंने इसमें ये किया है कि हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस पूरे प्ले को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त तो कम बच गया है तो हमें फास्टली मूव करना पड़ेगा, और आप, मैं चाहता हूँ अब आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं ना कि मैं, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए और जिसमें से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। हाउ डज आर्म्स इन द मैन चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द वॉर एंड हीरोइज्म। सो स्ट्रेटेजाइजेस द रोमांटिसाइज आइडिया। देखो जो हमारा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ये रोमांटिसाइज करते हैं आइडिया ऑफ बाय पोर्ट्रेइंग ब्लुंचेस्ली एज अ प्रैक्टिकल सोल्डर। ये अपनी जान बचाता है, अगर आप जिंदा हैं तभी ना आप लड़ाई कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी ना लड़ पाएंगे, है ना। वैल्यू सर्वाइवल ओवर, सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है बहादुरी दिखाने की, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग विथ अनरियलिस्टिक हीरोइज्म ऑफ द सर्जियस। Next question. Why does George Bernard Shaw describes Arms and the Man as the anti-romantic comedy? अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि why this poem is anti-romantic,
Okay, so the reason is the play subverts traditional romantic ideas by exposing the absurdity of glorified war and love, replacing them with the practical realism. Okay, how does Shaw use humor to critique society? सो एक नया क्वेश्चन कि शॉ कैसे ह्यूमर शो करते हैं सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो शॉ एम्प्लॉयज विट, इसमें आप जब प्ले को पूरा पढ़ेंगे तो आपको विट मिलेगा, आयरनी मिलेगी, सटायर और मॉक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर मिलेगा, रोमांटिक एल्यूजन्स मिलेंगे, रिजिड सोशल हायरार्कीज मिलेंगी। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है? सो टाइटल alludes to the opening lines of the Virgil's Aeneid, which celebrate heroic warfare. However, Shaw ironically contrasts this by depicting a soldier who values chocolate over bullets. Okay, so chocolate brown soldier कहा गया है ना सर ब्लूंचस्ली को। Okay, so these are the some important points that you must remember from the Arms and the Man. Okay, so if you are interested, so you can follow me on Telegram and as well as WhatsApp. You can contact me on this number and I will brief you about everything whatsoever problem you are facing right now. Not an issue. So right now let's see some more questions, some character based questions अब हम कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब राइना पेटकॉफ, हाउ डज हर कैरेक्टर इवॉल्व, तो कैसे इसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है? सो राइना बिगिंस एज अ रोमांटिक आइडियलिस्ट idolizing heroism, love. However, her encounters with the Bluntschli lead her to question these illusions and embrace realism, है ना? Who is Bluntschli and what does he represent? So Bluntschli is a Swiss professional soldier who prioritizes survival over heroism. Very important, है ना? He represents so ideas of practical intelligence and realism. Then we have another question: how does Sergius contrast with Bluntschli? Sergius embodies the flawed romantic notion of war and heroism. Unlike the pragmatic Bluntschli, Sergius is driven by ego. तो सर्जियस बहुत ही इगोइस्टिक होता है, और उसके बाद इम्प्टी ब्रैबडो, मतलब ज़्यादा बहादुरी नहीं, ये बस हवा वाली बातें करता है ना? सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चंस: हाउ डज कैथरीन पेटकॉफ रिफ्लेक्ट सोशल कन्वेंशन ऑफ द टाइम? अभी ये जो हमारी कैथरीन है, माँ है ना, रायना पेटकॉफ की मदर है ये, मदर है ना, ये सोशल कन्वेंशंस को कैसे करते हैं? कैटरीन इज ऑब्सेस्ड विद द मेंटेनिंग अपीयरेंस एंड सोशल स्टेटस, हाईलाइटिंग द रिजिड क्लास स्ट्रक्चर ऑफ 19th century यूरोपियन सोसाइटी। देन व्हाट इज लूकास रोल इन द प्ले? लूकास का क्या रोल है? जो यहाँ पे सर्वेंट है ना, लूका, लूका इज द सर्वेंट। इसको एक और सर्वेंट पसंद करता था, बट शी इज more towards the richer person, है ना? So Luca the servant challenges the social hierarchy by refusing to accept her lower status. ये lower status को नहीं अच्छा मानती थी। Her boldness and independence construct an initial naivety. Okay, so this is all. अभी ये मैंने अभी introduction दिया है, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, just wait and watch. I am telling you some more facts about it. So Arms and the Man plot summary. So Arms and the Man कब पब्लिश हुई? 1894 में, है ना? You have to know the publication date. It is very important. And it is a romantic comedy और एक एंटी वार सटायर है that mocks the glorification of war and idealized love. We have already discussed this in our introduction. Okay, so now it is set during the Serbio-Bulgarian War and which occurred in 1885. अगर किसी आपसे पूछते हैं ये वॉर बताइए कब हुई है, तो आंसर क्या है, इस वॉर कब हुई है? सो वॉर हैपेंड इन 1885, है ना? The play follows Raina Petkov, our heroine, a romantic young woman engaged to Major Sergius Saranov. We have already discussed these things in our introduction. So one night कैप्टन ब्लूंचस्ली ये आता है, अ प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल स्विस मशीनरी फाइटिंग फॉर द सर्वेरियंस, सर्वेरिया की लड़ाई करता है, टेक रिफ्यूजेस इन रायनाज बेडरूम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, रायना के बेडरूम में आ जाता है। अनलाइक अ डैशिंग सर्जियस, ब्लूंचस्ली प्रिफर्स चॉकलेट्स टू बुलेट्स, challenges Raina's romanticized ideas of the war. Okay, as the story unfolds, Raina realizes that the Sergius is not the noble hero
शी बिलीव्ड हिम टू बी, इंस्टेड शी फॉल्स फॉर ब्लुंचसली। सो ये रायना जो है ये सर्जियस को नहीं मानती है ट्रू हीरो, बट ब्लुंचसली के लिए प्यार में पड़ जाती है, हु वैल्यूज रियलिज्म ओवर bravery. Okay, the play ends with the Bluntschli winning Raina's heart and providing that intelligence and the practicality triumph over the empty heroism, है ना। तो जो हमारे ये सर्जियस हैं ये एक एम्प्टी हीरोइज्म को शोकेस करते हैं, वेयर इज प्रैक्टिकल को ये हमारा जो हीरो है जिसे हम कैप्टन ब्लंचस्ली कहते हैं ये शोकेस करता है। ओके, सो नाउ वी विल हैव द थीम्स हमने और डिस्कस की थी, एक बार और देख लेते हैं थीम्स अच्छे से। तो सटायर ऑन वार है ना, सटायर ऑन वार है, रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म की बात हुई है, hypocrisy of heroism, class and social status, and comedy in irony. Okay, so if you want all these notes, you can ping me. I have already shared you the contact detail how you can contact me over Telegram on WhatsApp, and I will share you this PDF with you. So worry not. Okay, so without any wasting our time, let's move further. हम important characters को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले important characters आता है राइना पेटकॉफ का। यंग वुमेन है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांस से भरी हुई है, मैच्योर, बट हमें ये बहुत ही मैच्योर दिखती है थ्रू आउट द प्ले। ओके, नाउ वी हैव कैप्टन ब्लिंचस्ली जो रायना के घर में आ जाता है, एंड ही इज अ विटी रियलिस्टिक स्विस मर्चेंट हु बिलीव्स इन practicality over glory. Okay, then we have Major Sergius Saranov. ओके, ये कौन है? रायना का फियांसे है, अ फुलिश एंड वेन सोल्डर हु टर्न्स आउट टू बी अनफेथफुल लवर, बहुत ही अनफेथफुल लवर प्रूव होता है। देन कैथरीन पेटकॉफ इज देयर जो कि रायना की मदर है, एंड देन मेजर पेटकॉफ ये जो रायना के फादर हैं, द कॉमिक फिगर हु क्लूलेस अबाउट द मिलिट्री मैटर्स, लोका अ बोल्ड सर्वेंट गर्ल हु चैलेंजेस क्लास बैरियर्स एंड विन सर्जियस लव, और ये क्लास बैरियर को तोड़ते हुए सर्जियस जिससे हमारी रायना की शादी हो नहीं पाती है। और एक निकोलस जो मैं बताना भूल गया कि ही इज द ऑल्सो अ सर्वेंट हु एक्सेप्ट हिज सोशल रोल्स विदाउट रेजिस्टेंस, ही also love Luca a lot but at last he didn't receive his love. Okay, सो इतने कैरेक्टर्स आपने देख लिए, इट इज सफिशियंट। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट कोट्स मेंशन किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट अ मैन ही, इज ही अ कॉवर्ड और अ हीरो, ठीक है। दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट कोट, आई हैव द हार्ट ऑफ अ सोल्डर, ठीक है। ब्लुंचसली मोक करता है रोमांटिक वॉर आइडियाज के, ठीक है। आई हैव अ हार्ट ऑफ द सोल्डर शोल्जर, यू आर अ रोमांटिक इडियट, ठीक है। ब्लुंचसली टू रायना, रायना बोलती है ब्लुंचसली को, यू आर अ रोमांटिक इडियट। Then soldering, my dear madam, is the coward's art of the attacking miraculously when you are strong and keeping out of harm way when you are weak. Okay, so these are the 4 important quotes from this play. Now we will have some key facts and then this play is over, and in another video we will see Emily Zola Nana. Okay, so if you are someone who is liking, if you are want to crack the examination, you can subscribe to my channel. Okay, and everything is there, and that's all. Let's see some key facts. So सबसे पहले हमें दिखता है ये पब्लिश्ड हुआ है 1984 में, और ये सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्म्ड हुआ था? ये परफॉर्म हुआ था एवेन्यू थिएटर लंदन में। ओके, और ये पार्ट है प्लेस पीजेंट का, मतलब पीजेंट प्ले में से है। टाइटल्स कम्स फ्रॉम वर्जियर एनिड आर्म्स एंड द मैन आई सिंग बट शॉ सवर्ड्स द हीरोइक आइडियाज ऑफ द वार, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। देन वन ऑफ द शोज मोस्ट पॉपुलर प्ले blending wit, romance, and political criticism, prerescue to Shevedian drama where comedy is used to serious social criticism, and it is also can be considered in the Shavian drama. Shavian drama कुछ भी नहीं है, एक कॉमेडी का ही पार्ट है, यूज फॉर सीरियस सोशल क्रिटिसिज्म को शोकेस करने के लिए दिखाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।